हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 5 चतुर्भुज के अगले वीडियो में तीसरा पार्ट ये चल रहा है। पार्ट 3 वीडियो में हम चतुर्भुजों के गुणधर्मों का अध्ययन कर रहे हैं। जिससे पहले हमने आयत, वर्ग, समचतुर्भुज पढ़ लिए हैं। अब हम समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पतंग देखेंगे और त्रिभुज के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु का गुणधर्म समझेंगे। ये सारे सूत्र गुणधर्मों, परिभाषा और आकृतियों के रूप में मैं समझा रही हूँ। इसे सिर्फ कक्षा 9वीं का पोर्शन न समझकर कक्षा 10वीं, 8वीं में तो आप पढ़े ही हैं, 10वीं के लिए महत्वपूर्ण है। और आगे और भी कक्षाओं में अगर मैथ्स पढ़ते हैं तो उसके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम चौथा चतुर्भुज अब देखने जा रहे हैं, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब समांतर चतुर्भुज की आकृति देख लेते हैं। तो इसमें सम्मुख भुजाएं जो हैं वो समांतर हैं, समांतर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। आगे बढ़ाएं, और साथ में ये सर्वांग भी हैं। और यहाँ भी ये सम्मुख भुजाओं की दूसरी जोड़ी है। तो ये भी लाइन जो है ये इस तरह से और इस तरह से समांतर है। तो ये परिभाषा में आ गया कि सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर, इसलिए इसका नाम पड़ा समांतर चतुर्भुज। अब गुणधर्म में देखेंगे क्या क्या खास बात है। तो गुणधर्म में है कि इसके सम्मुख कोणों के माप समान होते हैं, अर्थात सम्मुख कोण सर्वांग होते हैं। तो सम्मुख कोणों की जोड़ियां यहाँ पर है, देखो ये डबल चिन्ह से यहाँ दर्शाया गया। ये एक जोड़ी सर्वांग है और ये दूसरा जोड़ी है, ये सर्वांग है। सम्मुख भुजाओं की लंबाइयाँ समान, अर्थात सम्मुख भुजाएं परस्पर सर्वांग होती हैं। जिस तरह से सम्मुख कोण सर्वांग है उसी तरह से सम्मुख भुजाएं भी सर्वांग होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे समचतुर्भुज में विकर्ण समद्विभाजित कर रहे थे, वैसे ही समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, जिसकी वजह से एक विकर्ण का दो समान भाग दूसरे विकर्ण का भी दो समान भाग बनता है, अलग अलग माप का, जिसकी वजह से पहले विकर्ण पर अलग चिन्ह और दूसरे विकर्ण पर अलग चिन्ह लगता है। समानता का चारों भाग समान हो ऐसा चिन्ह सिर्फ वर्ग और आयत में लगता है, नहीं तो समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज में विकर्ण केवल समद्विभाजित होते हैं। और समचतुर्भुज में यहाँ 90 अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण वर्ग में भी बनता है। तो ये छोटी छोटी बात आपको ध्यान में रखता है ताकि गुणधर्म बताते समय कोई गलती ना हो। अब आगे हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज की कसौटियाँ। यदि कोई चतुर्भुज आपको दिया है और बोला जाए कि इसको बताओ ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं, तब हमें उसे सिद्ध करने के लिए कसौटियों का उपयोग करना होता है। तो ये कसौटियाँ वाक्य के कथन के रूप में दी गई हैं, इसको हम समझ लेते हैं और इसका उपयोग हम अपने ज्योमेट्री के सवालों में कर सकते हैं। जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की जोड़ियाँ सर्वांग सम हो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये यहाँ पर पहले हम यहाँ गुणधर्म देखें ना, पहले गुणधर्म से ये पहले कसौटी बनी है जो इसका विलोम है। सम्मुख कोणों के माप समान होते हैं। तो यहाँ पर दिया जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की जोड़ियाँ सर्वांग सम हो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। फिर नेक्स्ट है जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की जोड़ियाँ सर्वांग सम होती है वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो यह भी हमने यहाँ देखा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती है। तो इसी को दिया गया है कि यदि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की जोड़ियाँ सर्वांग सम है तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। नेक्स्ट हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा दिया है यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की कसौटियाँ। जिस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो हमने यहाँ गुणधर्म में भी देखा था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, वही गुणधर्म कसौटी बन जाता है। और उसका शुरुआत करते हैं जिस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। नेक्स्ट है जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांग सम तथा समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण गुणधर्म है, इसका अधिकतर उपयोग होता है, इसलिए बताती हूँ कि यह
इम्पोर्टेंट है। जिस चतुर्भुज की समूह भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांग तथा समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा। अब आगे हम चलते हैं समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में सबसे कम गुण पाया जाता है, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये समलंब चतुर्भुज सबसे नीचे है, वर्ग सबसे ऊपर है, समांतर चतुर्भुज बीच में है और उसके ऊपर दो चतुर्भुज है, समचतुर्भुज और आयत। तो इसका मतलब है कि समांतर चतुर्भुज में इन दोनों चतुर्भुजों के गुण पाए जाते हैं थोड़े थोड़े रूप में, और वर्ग में भी इन दोनों चतुर्भुजों के गुण पाए जाते हैं। लेकिन वर्ग सबसे टॉप पर इसलिए है कि वर्ग में सबसे अधिक गुणतम पाए जाते हैं, और समलंब चतुर्भुज इसलिए नीचे क्योंकि इसमें सबसे कम गुण पाए जाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, जिस चतुर्भुज के समूह भुजाओं की एक जोड़ी समांतर हो उस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ये समलंब चतुर्भुज की आकृति है और इसके आधार पर समलंब चतुर्भुज के संलग्न कोणों की 4 में से 2 जोड़ियां संपूरक होती है। किसके आधार पर? परिभाषा के आधार पर कि समूह भुजा की एक जोड़ी समांतर है, जिसके वजह से 4 में से केवल 2 जोड़ियां क्या होती हैं? परस्पर संपूरक होती हैं। तो जैसे ये 2 समांतर रेखाओं के बीच में, वे देखिए 2 समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ कोण, ये कोण कोण W धन कोण X बराबर 180 अंश, और दूसरा है कोण Y धन कोण Z बराबर 180 अंश। यही इकलौता गुणधर्म है जो आप लोगों को समझना है समलंब चतुर्भुज में। अब एक नया परिभाषा आ गया है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। जिस समलंब चतुर्भुज के असमांतर भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांग हो तो वह चतुर्भुज को समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। मतलब समलंब चतुर्भुज का एक जोड़ी समांतर होती है और दूसरी जोड़ी असमांतर होती है, और असमांतर भुजाओं पर यदि मध्य बिंदु दिया है तो वो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसके बाद इसी पर आधारित हम एक सूत्र देख लेते हैं। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज का डायग्राम है जिसमें P जो है AD का मध्य बिंदु है, Q BC का मध्य बिंदु है, और किसी भी समलंब चतुर्भुज की असमानता भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड उस समलंब चतुर्भुज की माध्यिका कहलाती है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु असमांतर भुजा पे लिया गया है, जिनको दिया गया है कि ये दोनों मध्य बिंदु जो है मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेख है वो समलंब चतुर्भुज की माध्यिका कहलाती है। तो रेख PQ यह समलंब चतुर्भुज ABCD की माध्यिका होती है, क्योंकि असमांतर भुजाओं पर स्थित मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेख तैयार होती है जो समलंब चतुर्भुज की माध्यिका कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पे अभी हमने समांतर चतुर्भुज के बाद समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज पढ़ लिया। इसके बाद हम पतंग देखने जाते हैं। पतंग की जानकारी जो है वो कक्षा 8वीं में भी दिया गया है, 9वीं में ये नहीं दिया गया है, लेकिन इसके सवाल 10वीं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे पढ़ कर रखिए। यहाँ पर डायग्राम हमारा बना हुआ है। जिस चतुर्भुज में बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण को लंब समद्विभाजित करता है वैसे चतुर्भुज को पतंग कहते हैं। तो बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण का बन जाता है लंब समद्विभाजक। और गुणधर्म क्या है इसमें? एक और केवल एक गुणधर्म है, संलग्न भुजाओं की 2 जोड़ियां सर्वांगसम होती है और समूह कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम होती है। तो यहाँ पे 2 गुणधर्म हमें दिखाई दे कि जो संलग्न भुजाएं हैं वो परस्पर सर्वांगसम हो जाती है, और समूह कोणों की एक जोड़ी यहाँ हम दी है, समूह कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम होती है। तो इस तरह से बच्चों हमने ये पतंग का भी देख लिया। अब आखिरी भाग हम इस पाठ का देखने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है त्रिभुज के भुजाओं का मध्य बिंदु का प्रमेय। ये अक्सर सवालों में उपयोग में आता है। यहाँ पर ये आप लोगों को अच्छे से समझ के फेयर में लिख लेना है। दिया गया थियरम ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। कथन है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा लंबाई में तीसरी भुजा का आधा होता है।
तो यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज ABC और उसके दो भुजाओं का मध्य बिंदु दिया गया है। मध्य बिंदु की मिलाने वाली रेख जो है तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। तो यहाँ पर दत्त में लिखा गया है त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा BC के मध्य बिंदु द्वारा प्राप्त P और Q है। फिर सेकंड हम लिख रहे हैं कि PQ समांतर है BC, ये जो बीच में से गई है वो PQ समांतर है BC तथा PQ लंबाई में होती है आधा BC। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे समझकर अच्छे से लिख लीजिए और याद करिए।